अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के बारे में। अब ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में सर्वाइकल का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि ये जो भी मसला है ये गर्दन से मुतालिक है। बहुत सारे लोग जिनको गर्दन से दर्द शुरू होता है, गर्दन को हरकत करने में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो अपने सर को भी हरकत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको दर्द होता है गर्दन से और वो फिर एक बाजू में जा सकता है या दोनों बाजुओं में जाता है, और इसी तरह से जो बाजू हैं या उंगलियां हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मसला है इसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अब ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है इसका ताल्लुक है हमारे गर्दन के मोहरों से, और उन मोहरों के दरमियान एक आप कह सकते हैं कुशन होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। यानी ये जो गर्दन है इसमें 7 मोहरे हैं जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। उनके दरमियान एक डिस्क होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, और वक्त के साथ साथ भी उस डिस्क में तोड़ फोड़ होती है। यानी उम्र जैसे जैसे ज़्यादा होती है तो उसके अंदर तोड़ फोड़ का अमल ज़्यादा होता है। लेकिन जो अब मौजूदा एक दौर से हम गुजर रहे हैं तो उसमें जो हमारी गर्दन की मूवमेंट हैं, जो हरकत हैं, वो बड़ी एबनॉर्मल हैं। किस तरह वो एबनॉर्मल हैं? क्योंकि जो गर्दन के मोरे हैं और जो इसकी डिस्क है ये बनी हुई है हमारे जो सर के एक वज़न को बर्दाश्त करने के लिए। क्योंकि आज के नए दौर में ज़्यादातर हम मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, तो हम आम तौर पे अपनी जो सर है उसको हमने ऐसे पोजीशन की हुई होती है कि गर्दन और उसके पट्ठों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दबाव पड़ता है। इसी तरह से बार बार हम फ़ोन को सुनते हुए अगर यहाँ पर रखते हैं तो हम अपने गर्दन के मोरों को एक ऐसे तरीके से मोड़ते हैं जिसके लिए ये रूटीन में ये काम इसका नहीं है। इसी तरह से घर में आपने देखा होगा कि टीवी अगर लगा हो तो बार बार आपको अपने सर को ऊपर करना पड़ता है, तो उस वक्त भी ये जो मोहरे हैं आपस में ज्यादा रगड़ खाते हैं और इनकी जो डिस्क होती है जो दरमियान में कुशन का काम करती है तो वो भी टूट फूट के अमल का शिकार होती है। तो ये जो उम्र के साथ और इसके अलावा बाकी हरकत और सकनात के साथ जो फिर उस डिस्क के अंदर तोड़ फोड़ होती है तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात वो डिस्क बाहर की तरफ निकलती है और हमारे जो आसाब निकलते हैं इन मोहरों के दरमियान से, जिसको हम सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं, तो वो दबती हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो फिर हमें वो अलामात आती हैं जिस अलामात की वजह से इस बीमारी को फिर हम कहते हैं कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। वो अलामात क्या हैं? हमें गर्दन को मोड़ने में तकलीफ होती है, हमें अपने सर को एक तरफ से दूसरी तरफ करने में तकलीफ होती है, दर्द की लहर उठती है गर्दन में भी और ये जो हमारे बाजुओं के पट्टे हैं इनके अंदर भी। क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं कि गर्दन के मोहरों के दरमियान में से वो आसाब निकलते हैं, वो नर्व निकलती हैं, सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं जो फिर इन पट्टों को जाके करंट देती हैं। तो जिस जिस पट्टे को वो दर्द वो करंट देती हैं तो आम तौर पे अगर वो नर्व दबती है, वो आसाब दबते हैं, तो वो या तो वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा या फिर वो सुन्न होना शुरू हो जाता है एरिया, और अगर ये बहुत ज़्यादा दबाव आए तो फिर ये इसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, पावर होती है, वो भी कम हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता ये जो वक़्त के साथ साथ या फिर दबाव की वजह से जो हमारे वर्टिब्रा के दरमियान की डिस्क है वो ज़्यादा बाहर की तरफ निकले तो वो पीछे ही, क्योंकि ये आगे उसकी बॉडी होती है और पीछे का जो एरिया है वहाँ से गुजर रहा होता है हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड, तो वो उसके ऊपर भी दबाव डाल सकती है वो जो डिस्क है, और उस दबाव के नतीजे में बाज़ का हमारे टांगों की जो कमज़ोरी भी शुरू हो सकती है। इसी तरह छोटे पेशाब का कंट्रोल भी कमज़ोर पड़ सकता है, और इसी तरह से बार बार हमें जाना पड़ता है छोटे पेशाब के लिए, क्योंकि जो उसकी जो नोयत होती है कंट्रोल करने की वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए आपको चाहिए कि अगर आपको ये अलामात हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा कि अगर कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का पेशेंट है तो वो अगर करेगा अपने घर में रोज़ाना तो उसको फ़ायदा हो सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को ये अलामात बताते हैं, तो डॉक्टर आम तौर पर आपके सर्वाइकल एक्सरे करवाते हैं, यानी आपकी जो गर्दन है या गर्दन के जो मोहरे हैं उनके वो एक्सरे करवाते हैं। 2 वो एक्सरे होते हैं, एक सामने का व्यू होता है जिसको हम पीए व्यू कहते हैं या एपी व्यू कहते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, और एक होता है साइड का जिसको हम लैटरल व्यू कहते हैं, ताकि
अच्छे तरीके से देखा जाए कि आपके जो हड्डी या गर्दन के मोहरे नज़र आते हैं उनके दरमियान की जो स्पेस होती है, क्योंकि जब डिस्क ख़राब होगी तो दरमियान की दो मोहरों के दरमियान की जो जगह है वो तंग पड़ जाएगी। इसी तरह पे वहाँ पे कुछ छोटी छोटी नई हड्डियाँ बन जाती हैं जिनको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ जो हैं अगरचे आमतौर पर एक्सरे पे नज़र आ जाती हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से देखने के लिए डॉक्टर आपकी CT स्कैन करवा सकते हैं, जिसको बाज़ का CT माइलोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि मसल्स भी उस पर अच्छे तरीके से नज़र आ जाते हैं। या फिर आपका जो MRI करवाते हैं वो MRI सर्वाइकल स्पाइन, क्योंकि MRI पे और CT स्कैन पे आपका हराम मगज़ के इर्द गिर्द का जो पानी होता है जिसको हम CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वो आपके गर्दन के मोहरे यानी कि जो वर्टिब्रास हैं उनके दरमियान की जो डिस्क होती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और जिन छोटे छोटे सुराख में से आसाब या जो सेरिब्रल नर्व्स हैं, वो सर्वाइकल नर्व्स हैं, वो गुजरती हैं, तो वो बड़े नुमायां नज़र आते हैं। तो ये जो तब्दीलियां होती हैं कि क्या डिस्क टूट फूट का शिकार है, क्या डिस्क बाहर की तरफ निकली हुई है, क्या डिस्क जो है वो हराम मगज़ को दबा रही है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि कमज़ोरी और ये सारे फिर ज़्यादा शिद्दत के साथ ही अलामात आती हैं। और इसी तरह से वहाँ पे जो आसाब जिन सुराख से निकलते हैं वो कहीं आसाब तो दबाव का शिकार नहीं है डिस्क की बाहर निकलने की वजह से। तो ये चीज़ें MRI पे और सर्वाइकल स्पाइन पे बहुत अच्छे तरीके से और नुमायां तौर पर नज़र आ जाती हैं। डॉक्टर आमतौर पर आपको कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर आपका मुआयना जब करते हैं तो वो इस पूरा एरिया को आपको देखते हैं, क्योंकि दर्द जो होता है वो आपकी गर्दन में भी आता है, आपके बाज़ कंधों में आता है और फिर आपके बाजुओं में जाता है। और जो आपके बाजुओं के पट्टे होते हैं इनको, क्योंकि वो सर्वाइकल जो नर्व्स होती हैं, वो असाब होती हैं, वो करंट दे रही होती हैं, वो बरकी तारों की तरह, तो वो जो पट्टे हैं या तो वो कमज़ोर हो रहे होंगे, या वहाँ पे दर्द की शिद्दत होगी, या वहाँ पे वो सुन होना शुरू हो जाएंगे, या बाज़ का कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस उन्हीं पट्टों के आखिर में हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं एक आले की मदद से। उस आले को हम कहते हैं हैमर। ये जो आप देख रहे हैं ये वो हैमर है जो आमतौर पे डॉक्टर आपके कहीं पे भी मार के और फिर ऐसे चेक करते हैं डॉक्टर के ये देखने के लिए कि पट्टे की कमज़ोरी तो नहीं है। तो इसको हम कहते हैं हैमर, यानी लफ्जी मतलब आप कह सकते हैं कि ये हथौड़ा या हथौड़ी टाइप की एक ऐसी चीज़ होती है जिससे, लेकिन क्योंकि ये बड़ी नरम होती है, प्लास्टिक की होती है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन इस तरीके से फिर डॉक्टर को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आपके जो मसल्स हैं वो कितने मुतासर हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कमज़ोर पड़े होते हैं उन पट्टों के जिनको जो नर्व्स हैं या आसाब हैं वो आती हैं जो कि आपके गर्दन के मोरों से गुजर के आती हैं। एक दफ़ा तशखीस हो जाए तो आमतौर पर डॉक्टर आपको दर्द की दवाइयाँ देते हैं। बाज़ डॉक्टर आपको जो पट्टे या मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ देते हैं। अगर दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो और आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं जिसको पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कहते हैं, या दर्द को ठीक करने वाले डॉक्टर जो आमतौर पे बेहोशी के डॉक्टर भी हो सकते हैं एनेस्थीसिया के, तो वो आपको मखसूस जगहों पे जहाँ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे दर्द कम करने वाले टीके लगाते हैं या फिर स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा सकते हैं जो वो मुनासिब समझते हैं। ये उनका फैसला होता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसको अलामात की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, यानी 90% लोग आराम करने से, रेस्ट करने से, जो सर्वाइकल कॉलर हम देते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ड्रामों में दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो कॉलर पहना होता है। उसका मकसद क्या होता है कि आपने बार बार अपनी गर्दन को नहीं मोड़ना, क्योंकि वो एक फिलाडेल्फिया सर्वाइकल कॉलर कहते हैं जो हार्ड कॉलर होता है और एक सॉफ्ट कॉलर होता है। तो दोनों का मकसद, और ख़ासतौर पर जो हार्ड कॉलर है उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो गर्दन की हरकत हैं उनको, मूवमेंट्स को या रोटेशन को कम से कम किया जाए, ताकि उन आसाब के ऊपर, नर्व्स के ऊपर कम प्रेशर पड़े और उनको जो सोजिश हुई है वो ठीक हो जाए। तो बाज़-औक़ात कॉलर से, रेस्ट करने से, कोई दर्द की दवाई देने से 70 से लेके 90% तक मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज़ में कमज़ोरी आना शुरू हो जाए, किसी मरीज़ में छोटे पेशाब का जो कंट्रोल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, उसके बाजू सुन होना शुरू हो जाएं, लिखने में या कोई वो रूटीन का काम जो पहले वो टाइपिंग का करते थे वो डिस्टर्ब इस हद तक हो जाए कि मसल्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो डिस्क है जो बाहर की तरफ निकल रही थी उसका हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इतना प्रेशर है कि अब सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस सूरत में डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं सर्जरी। कोई बहुत बड़ी सर्जरी ये नहीं होती, बल्कि वो जो आपके आसाब के ऊपर प्रेशर है उस प्रेशर को कम करने के लिए वहाँ पे छोटी मोटी सर्जरी होती है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन हर मरीज़ को इसकी ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम मरीज़ हैं जिनको ये सर्जरी की जाती है। तो ये थी सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलोसिस। अब मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बताता हूँ एक एक करके जो आप अपने घर में कर सकते हैं
और इन एक्सरसाइजेस का आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनका मकसद है कि आपके जो मसल्स होते हैं गर्दन के इर्द गिर्द के, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और इनका मकसद ये होता है ताकि उस स्ट्रेस को कम किया जाए, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि आपका जो ये गर्दन का दर्द है जो कि बाजुओं में भी जाता है या बाजुओं में जो ये दर्द होता है तो इससे काफ़ी अफाका होता है। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसे है जैसे आप गर्दन को मोड़ के आप किसी की तरफ देख रहे हैं और ये दोनों तरफ आपने करना है। ये आप दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं। सब आपने करना क्या होता है कि आपने जैसे कि कोई आपको आवाज़ देके बुला रहा है तो आप ऐसे देखते हैं और 10 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आप ऐसे रखें और फिर वापस आएं और इसी तरह से फिर आप दूसरी तरफ देखते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए इसको रखें और ये आपने दो दफ़ा आप करेंगे दिन में। अगर एक दफ़ा आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है तो इनको 2 दफ़ा किया और 10 से 15 सेकंड के लिए किया। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो पहले वाली एक्सरसाइज के साथ तकरीबन मिल के की जाती है। उसमें आप ये करते हैं कि आप अपने सर को पहले की तरह हरकत देते हैं और जब आप जा चुके होते हैं जहाँ पे आप पहले गए थे फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रख के तो आपने हल्का सा इसको और मज़ीद करना है और इतना नहीं करना कि आपको शदीद दर्द हो जाए। हल्का सा आप करेंगे और 10 से 15 सेकंड रखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और इसी तरह से आप दूसरी तरफ करेंगे और दूसरी तरफ भी करते हुए फिर आपने हल्का सा यहाँ पे हाथ रख के इसको थोड़ा सा और मूव करना है ताकि ये थोड़ी सी स्ट्रेस को फील करे लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द ना हो। तो 10 से 15 सेकंड के लिए इसको भी रखना है और ये भी दिन में आप 2 से 3 दफ़ा। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने जो सर को ऐसे मूव करना है कि जैसे आप कान की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ मूव किया जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द की शिद्दत ना हो। 10 सेकंड के लिए रखें और फिर वापस आ जाएं और फिर आप दूसरी तरफ अपनी ऐसे ही मूव करते हैं। तो इसी तरह आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं और ये आपने 10 से 15 सेकंड के लिए करनी है एक्सरसाइज। जो अगली एक्सरसाइज है वो गुज़िश्ता से पेविस्ता है कि जैसे आपने सर को ऐसे किया था तो आप उस वाली साइड के हाथ से मज़ीद थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लाएंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए रखेंगे और फिर वापस। और फिर आप यही अमल दोहराएंगे दूसरी तरफ कि आप अपने सर को लेके गए हैं कान वाली साइड पे और फिर आपने दूसरे हाथ से उसी साइड के हाथ से आपने मज़ीद इसको दबाया और 10 से 15 सेकंड रखेंगे और फिर आप वापस। और दिन में 2 से 3 दफ़ा ये कर सकते हैं। जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपने अपनी जो चिन होती है, अपनी थोड़ी जो होती है उसको अपने सीने के साथ लगाने की कोशिश करनी है बहुत स्लोली और 10 से 15 सेकंड के लिए वहाँ पे रोकना है और दिन में 2 से 3 दफ़ा आप ये कर सकते हैं। आप अपनी चिन को आहिस्ता से नीचे लाएंगे, 10 से 15 सेकंड रखेंगे और फिर आप वापस चले जाएंगे। तो ये भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। ये भी इस तरह की किसी भी एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको हल्की सी कोई आवाज़ आती है तो आपने घबराना नहीं है। बाज़ वक़्त आपके जो मसल्स होते हैं या ये जो एरिया है वो रिलैक्स हो रहा होता है, उससे कोई घबराना नहीं होता। हाँ, जहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उससे आगे नहीं बढ़ना एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने दरवाजे के साथ खड़ा होना है। कोशिश करें कि जो दरवाज़ा खुला हुआ होता है उसकी जो दीवार है उसके साथ ये हाथ लगाएंगे। आपकी ये बाजू है ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए ज़मीन के या बिल्कुल हमवार होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा प्रेशर लगाएंगे ऐसे। आप यानी आपका जो हाथ है उसने दीवार के साथ है, खुला दरवाज़ा है तो आप आगे की तरफ होंगे, थोड़ा सा आपको प्रेशर फील होगा। फिर साथ ही अपने जो सर को आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है ऐसे। तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका रिलैक्स महसूस करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जो आखिरी आज की एक्सरसाइज है उसमें आपने, जैसे मैंने कहा था कि अगर एक दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो आपने जो दोनों साइड्स हैं उनकी दीवार के साथ अपने हाथों को ऐसे लगाएं। आपके ये जो बाजू हैं ये हमवार हों ज़मीन के साथ या पैरेलल, आप खड़े हैं ऐसे। और उसके बाद आप अपने आप को अंदर की तरफ पुश करते हैं। जब आप अंदर की तरफ पुश करेंगे आपने पिछली एक्सरसाइज की तरह 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करना है अपने आप को और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो दिन में 2 से 3 दफ़ा ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये जो तमाम एक्सरसाइजेज हैं ये आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन इन एक्सरसाइज से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तशख़ीस ज़रूर करवाएं। और क्योंकि जो मैंने बात की थी कि CT स्कैन या MRI करवाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई और ऐसा
मसला तो नहीं है, कोई ऐसी गिल्टी तो नहीं है कि जो आपके हराम मगज़ पे या वो हराम मगज़ का हिस्सा या वो आसाब जो कि गर्दन के मोरों के पास मौजूद हैं वहाँ पे प्रेशर तो नहीं डाल रही, तो उसको सीटी स्कैन या एमआरआई से दूर किया जाता है। उस शक को एक दफ़ा वो दूर हो जाए, तशख़ीस का हो जाए कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो फिर आपको ये जो कुछ मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अलावा भी जो नेक का दर्द होता है, जो गर्दन का दर्द होता है, तो उसके ऊपर अगर जो एक्सरसाइजेज हैं, जो उसका मज़ीद कोई इस तरह का इलाज है, वो आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।